स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी बुक फ्लेमिंगो का लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2। पार्ट 2 पढ़ने से पहले हम पार्ट 1 का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल को जस्टिफाई किया था। तो ये जाना कि स्प्रिंग एक सीज़न है और ये सीज़न, स्प्रिंग सीज़न इज़ द सिंबल ऑफ जॉय, प्लेजर, हैप्पीनेस। लेकिन ये सीज़न, ये जॉय, प्लेजर, हैप्पीनेस कुछ बच्चों के जीवन से अलग हो जाता है, दूर हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये हमने लेसन में जब साहिब के बारे में पढ़ा तो हमने जाना कि जो बचपन है उसमें से स्प्रिंग गुम गया है। लेसन के पार्ट 2 में हम एक और कैरेक्टर से परिचित होंगे, मुकेश, कि किस तरह से मुकेश के जीवन से भी स्प्रिंग जा चुका है, उसके जीवन से भी ये सिंपल जॉयफुल मोमेंट्स निकल चुके हैं, गुम चुके हैं, खो चुके हैं। और लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट 2 के मेन कैरेक्टर मुकेश के बारे में भी जान लेते हैं। मुकेश एक बैंगल मेकर फैमिली को बिलोंग करता है और ये बैंगल्स कहाँ बनती हैं? फ़िरोज़ाबाद में। फ़िरोज़ाबाद यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है, जिसे सिटी ऑफ बैंगल्स भी कहा जाता है, जिसे कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया था और इसे ग्लास बैंगल यानी कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। तो जो मुकेश है वो फ़िरोज़ाबाद की एक बैंगल फैमिली को बिलोंग करता है और एक स्ट्रॉन्ग और डिटरमिन्ड बॉय है, यानी उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। वो अपना मास्टर स्वयं बनना चाहता है, इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। करेजियस है और डेयरिंग है। किस चीज़ में? वो अपने ट्रेडिशनल वर्क को छोड़कर ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार, वो कार चलाना चाहता है। तो इस तरह से जो स्प्रिंग है, लॉस्ट स्प्रिंग है, ड्यू टू पावर्टी, ड्यू टू एक्सट्रीम पावर्टी, बहुत ही ज़्यादा गरीबी के कारण मुकेश और साहिब की ज़िंदगी में स्प्रिंग, जिसमें कि फुल ऑफ जॉय, प्लेजर, प्ले, ग्रोथ होती है, वो उनके जीवन से गुम चुका है। तो हम लोग अब पढ़ते हैं स्टोरी का, लेसन का पार्ट 2, लॉस्ट स्प्रिंग। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग Part 2. I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. मुकेश स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। इंसिस्ट यानी जोर देना, किसी बात को फोर्सफुली कहना। तो वो कहता है कि मैं अपना मास्टर यानी अपना मालिक खुद बनना चाहता हूँ। और मैं क्या बनना चाहता हूँ? मोटर मैकेनिक, यानी मैं गाड़ियों को रिपेयर करना चाहता हूँ। ही अनाउंसेस, वो अनाउंसमेंट करता है, क्योंकि उसकी लाइफ में मोटर मैकेनिक बनना बहुत बड़ी बात है। दैट्स वाई वो कौन सा वर्ड यूज़ करता है? अनाउंस, घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। आई कौन है? ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, एनिस जंग। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? I will learn to drive a car, he answers. उसने कहा मैं कार चलाना सीख लूँगा। Looking straight into my eyes. Looking straight into eyes, आँखों में झांक कर देखना, इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। माई किसके लिए आया है? ऑथर एनिस जंग के लिए। उन्होंने अपनी आँखों यानी कि जो मुकेश है उनकी आँखों में झांक कर बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बात कहता है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that will fill his town, फ़िरोज़ाबाद। जो उसका ड्रीम है, जो उसका सपना है, वो कैसा है? लूम्स यानी ऐसा लगता है अनरियल है। अनरियल कैसा? लाइक ए मिराज। मिराज क्या होता है? कि जो दूर से लगता है कि वो ट्रू है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रू यानी सच नहीं होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मृग मरीचिका।
दैट विल फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, क्योंकि वो कहाँ रहता है, वो रहता है फिरोज़ाबाद, जो कि सिटी ऑफ ग्लास, जिसे इंडिया की सिटी ऑफ ग्लास, सिटी ऑफ बैंगल्स कहा जाता है, उनकी धूल भरी गलियों में रहता है, और जहाँ पर उसका ये ड्रीम उस डस्ट में खो जाएगा। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोज़ाबाद में हर परिवार, जो एवरी फैमिली है, लगभग सभी फैमिलीज वो चूड़ी बनाने के काम में एंगेज हैं, यानी व्यस्त हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जो फिरोज़ाबाद है वो सेंटर यानी केंद्र है भारत की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भारत में कांच को ब्लो करके यानी उनमें फूंक मारकर कुछ बनाया जाता है, चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और कुछ डेकोरेटिव जो आइटम्स बनाए जाते हैं, उसका बहुत बड़ी वहाँ पर इंडस्ट्री है। Where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. Where फिरोज़ाबाद के लिए आया है, फिरोज़ाबाद द ग्लास सिटी ऑफ इंडिया। तो जहाँ पर कि फैमिलीज़ ने यानी बहुत परिवारों ने अभी नहीं जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं फर्नेसेस यानी जो भट्टियाँ हैं उनके चारों ओर बैठकर वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड किया, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बना रहे हैं। किन के लिए? फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की पूरी लेडीज़ के लिए वो वहाँ पर चूड़ी बना रहे हैं, क्योंकि इतनी चूड़ियाँ फिरोज़ाबाद में दिखाई देती हैं। इसलिए जो ऑथर हैं उन्होंने कहा कि फॉर ऑल द विमेन इन द लैंड। वेल्डिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड जॉइनिंग ग्लास, जो वो प्रोसेस जिसमें कि ग्लास को हीट करके उसको जॉइन किया जाता है, उसको शेप दिया जाता है। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम। ऐसी फैमिलीज में एक फैमिली मुकेश की है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. उनमें से कोई भी ये नहीं जानता है कि बच्चों को जो ये फर्नेसेस हैं, जो भट्टियाँ हैं, उसमें इतने हाई टेम्परेचर पर कांच का जो काम कर रहे हैं जिन फर्नेसेस में, वो काम कराना इलीगल है। इलीगल यानी अगेंस्ट द लॉ, गैर कानूनी। और हाई टेम्परेचर के अलावा बच्चे कैसे में काम करते हैं? इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। डिंजी सेल्स, सेल यानी कोठरी, ऐसी कोठरी जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है या फिर डिम लाइट है, हल्की हल्की धुंधली धुंधली वहाँ पर रोशनी है, और प्योर एयर तो है ही नहीं। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन out of the hot furnaces where they slog their daylight hour. यदि कानून को वहाँ पर एनफोर्स किया जाए, यदि कानून वहाँ पर लागू किया जाए, कौन सा कानून? चाइल्ड लेबर वाला, तो वो कम से कम जो बैंगल मेकिंग में 20,000 बच्चे लगे हुए हैं, जो इन हॉट फर्नेसेस यानी जो गरम तपती भट्टियाँ हैं इनमें काम कर रहे हैं, जहाँ पर कि वो अपने डे लाइट आवर्स, डे लाइट आवर यानी वो समय जबकि दिन का उजाला होता है, वहाँ पर वो उन अंधेरी कोठरियों में बैठकर काम करते हैं। और कैसा काम करते हैं? स्लॉग यानी हार्ड वर्क करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। और इतने अंधेरे में इतनी गर्म जगह पर काम करने से अक्सर उनके आँखों की ब्राइटनेस यानी चमक को दे लॉस्ट, वो खो चुकते हैं। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home. मुकेश की आंखों में बीम यानी वो लाइटन अप हो जाती हैं, खुशी से चमक जाती हैं जब वो वॉलेंटियर का मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से मुझे अपने घर ले जाने के लिए तैयार होता है। Which he proudly says is being rebuilt. जो वो बड़े ही प्राउड से, बड़े ही गर्व से कहता है कि उसका घर रिबिल्ट हो रहा है। रिबिल्ट का मतलब रिनोवेट हो रहा है, उसमें कुछ मरम्मत का काम हो रहा है।
वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। अब आप लोग इमेजिन कीजिए कि मुकेश और मुकेश जैसे कितने बच्चे कितने परिवारों के साथ में कैसी सराउंडिंग्स में वहाँ पर रहते हैं। हम किसके लिए आया है? ऑथर एनिस जंग और मुकेश के लिए। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, स्टिंकिंग है ना दुर्गंध युक्त, ऐसी लेन, ऐसी गलियां जिनमें से कि बदबू आ रही है। चोक्ड विद गार्बेज, जो कि गार्बेज यानी कूड़े करकट से चोक हो गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं, बंद हो गई हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स, और हम लोग गलियों में से निकलते हुए किन घरों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं? ऐसे घर जो कि स्लम, जो कि झुग्गी झोपड़ी जैसे हैं, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और जिनकी वॉल हैं वो कैसी हैं? फॉलिंग डाउन, उन पे जो भी प्लास्टर लगा हुआ है वो गिर रहा है, वो जीर्ण शीर्ण है। वॉबली डोर्स, और जो डोर हैं, जो दरवाजे हैं वो भी हिल रहे हैं, यानी प्रॉपर वो कसे हुए नहीं हैं। क्यों नहीं है ऐसा? उनकी गरीब स्थिति के कारण। नो विंडोज, घरों में खिड़कियां तो हैं ही नहीं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और ऐसे घर, इन घर में इतने सारे लोग हैं, ऐसा लगता है कि वो घर नहीं है, वो लोग बिल्कुल भरे हुए हैं उसमें। फैमिली मेंबर्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, उनके एनिमल्स काऊ हैं, गोट हैं, बिल्ली, कुत्ते, बकरी, सभी को एग्जिस्ट करना यानी साथ साथ रहना। इन ए प्रीमेबल स्टेट, ऐसा लगता है कि जो ये घर हैं वो घर नहीं है, कोई प्राचीन युग के घर, जबकि पक्के मकान नहीं बनते थे, लोग जानवरों को घर के पास ही रखते थे। तो उन गलियों में से गुजरते समय ऐसा लगा। He stops at the door of one such house. चलते चलते ही किसके लिए आया है? मुकेश के लिए। मुकेश ऐसे ही एक घर के पास रुक जाता है। बैंग्स ए वॉबली आयरन डोर, बैंग का मतलब हिट करना, खटखटाना, धक्का मारना, और एक वॉबली आयरन डोर, एक लोहे का दरवाजा है, वॉबली यानी टूटा सा दरवाजा है, उसको वो बैंग करता है, उस पर वो खटखटाता है। विद हिज फूट, और हाथ से नहीं अपने पैरों से। एंड पुशेज इट ओपन, और उसको धक्का देके खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, और हम लोग एक आधी अधूरी बनी शेक यानी झोंपड़ी के अंदर चले जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, थैच्ड विद डेड ग्रास, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. जब हम लोग अंदर गए तो उसके एक हिस्से में, जो वो हिस्सा था वो जो घास फूस से कवर था, और वहाँ पर एक स्टोव रखा हुआ था जिस पर कि एक बड़ा सा बर्तन, वैसे यानी बर्तन, जिसमें कि स्पिनिच यानी पालक की पत्तियों की सिजलिंग यानी जो पकने की आवाज़ होती है वो आ रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन पर जो एल्यूमिनियम एक प्रकार की मेटल होती है उसके प्लेटर्स यानी उसकी प्लेट्स, उसके थाल रखे हुए थे जिनमें इस तरह की और भी चॉप्ड यानी कटी हुई सब्जियां रखी थी। A frail young woman is cooking the evening meal, और एक बहुत ही कमज़ोर का मतलब दुबली पतली सी, यंग यानी एक जवान महिला शाम का खाना पका रही थी। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, वो आँखों में उसके धुआं भरा है लेकिन फिर भी वो स्माइल करती है। धुआं कहाँ से आया? जो फायरवुड जलाकर वो खाना पका रही थी उसके धुएं से उसकी आँखें भर गई हैं। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, लेकिन उसने उस घर की बहू यानी डॉटर इन लॉ का रिस्पेक्ट प्राप्त कर लिया है, यानी वो जो काम करती है उसका वो पूरा उसके फैमिली मेम्बर्स उसे रिस्पेक्ट देते हैं। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, वो 3 लोगों की देखभाल करती है। हर हस्बैंड, अपने पति की, मुकेश की, एंड देयर फादर, और उनके पिता की।
When the older man enters, और ओल्डर मैन कौन है यहाँ पर? मुकेश के पिता। जब वो एंटर होते हैं, शी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। जेंटली यानी धीरे से, वो जो टूटी दीवार है घर की उसके पीछे चली जाती है। ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और जो उसके सिर का पल्ला है वो अपने चेहरे पे डाल लेती है, यानी वो घूंघट डाल लेती है। एज कस्टम डिमांड, ऐसा क्यों? क्योंकि ये परंपरा है कि बड़ों के सामने मुंह ढकना। डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। कौन सी कस्टम है? कि जो डॉटर्स इन लॉ, देखो डॉटर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? डॉटर इन लॉज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? डॉटर्स इन लॉ। कि जो घर की बहुएं होती हैं उनको अपने घर के मेल मेंबर्स, यानी जो बड़े पुरुष सदस्य हैं उम्र में, उनके सामने अपने चेहरे को व्हील यानी घूंघट करना होगा। इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पावरिश्ड बैंगल मेकर। और मुकेश की फैमिली में जो सबसे बड़ा सदस्य कौन है? उसके पिता हैं, जो कि एम्पावरिश्ड बहुत ही गरीब बैंगल मेकर हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, डिस्पाइट यानी के अलावा, के बावजूद, बहुत लंबा समय उन्होंने बहुत कठिन मेहनत की। फर्स्ट एज ए टेलर, सबसे पहले तो वो टेलर थे। देन ए बेंगल मेकर, इसके बाद उन्होंने चूड़ियाँ बनाना शुरू किया। हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस, इतने गरीब कि वो अपने घर को रेनोवेट यानी रीबिल्ड, मरम्मत कराने में भी असफल रहे। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने दोनों बच्चों को स्कूल में भी नहीं भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम वॉट ही नोज, केवल उन्होंने क्या किया? अपने बच्चों को वो पढ़ाया, वो सिखाया जो कि वो खुद करते थे। क्या करते थे? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's ग्रैंड मदर। मुकेश की ग्रैंड मदर क्या कहती है? ये तो उसका कर्म है, ये तो उसकी डेस्टिनी है, उसका भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिन्होंने की, हु कौन है? मुकेश की ग्रैंड मदर, जिन्होंने अपने खुद के हस्बैंड, उनके हस्बैंड मुकेश के क्या लगे? दादाजी, यानी उन्होंने मुकेश के दादाजी को गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए देखा है। किस चीज से? विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी जो कांच की चूड़ियों की पॉलिश की जो बिल्कुल फाइन डस्ट निकलती है, उस डस्ट के कारण मुकेश के ग्रैंडफादर वो ब्लाइंड हो गए थे। कैन ए गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, तो वो कहती हैं, मुकेश की दादी ग्रैंड मदर कहती हैं कि क्या एक गॉड गिवन, ईश्वर के द्वारा दी गई लीनिएज, यानी हमारे कुल को, हमारे वंश को, हमारे खानदान को जो ईश्वर ने काम सौंपा है, क्या हम उसको तोड़ सकते हैं? शी इम्प्लाइज, इम्प्लाइज है ना, वो बड़े जोर से, जोर दे के कहती हैं अपनी बात को। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, वो लोग एक चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं जिन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ कहाँ पर? इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, इन एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, चाहे कि उनका घर हो, चाहे उनका आंगन हो, चाहे पड़ोसी का घर आंगन हो, और चाहे कि फिरोजाबाद की गलियां हो, उन्होंने चारों ओर केवल बैंगल्स ही देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स यानी चूड़ियाँ, उनके स्पाइरल, उनके घुमावदार छल्ले, जैसे कि आप यदि चूड़ी की शॉप पे गए हों तो गोल गोल चूड़ियाँ गुथी हुई एक रस्सी में बंधी रहती हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स। कौन कौन से कलर की? सनी गोल्ड, सुनहरी, पैडी ग्रीन, धान के जैसी हरे रंग की, रॉयल ब्लू, ब्लू भी कैसा? डार्क डीप ब्राइट कलर का, कहीं पिंक, कहीं पर्पल यानी बैगनी। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो यानी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष 7 रंगों से बनता है, तो इन्हीं 7 रंगों में से जितनी भी चूड़ियाँ हैं वो बनी हुई हैं। लाई इन माउंट्स, और कैसी पड़ी हुई हैं? माउंट्स यानी ढेर पर। इन अनकैम्प्ड यार्ड, यार्ड यानी मैदान,
मैदान में अव्यवस्थित, नॉट प्रॉपरली अरेंज, ऐसी पड़ी हुई हैं। आर पाइल्ड ऑन नैरो लेन्स ऑफ द आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंडक्राफ्ट। और इन स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स को, यानी इन चूड़ियों के गुच्छों को, इनको जो हैंड कार्ट यानी हाथ से चलने वाली गाड़ियां हैं, यानी हाथ ठेला है, उन पर इकट्ठा रख दिया गया है। पुश्ड बाय यंग मैन, और ये हम लोग जानते हैं हाथ ठेले को कौन चलाता है, यहाँ पर नौजवान लड़के चला रहे हैं। अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, और ये हाथ ठेला चलाकर वो कहाँ ले जा रहे हैं, उस शेंटी टाउन, यानी ऐसा टाउन, ऐसा जगह जो कि जहाँ पर रफली बिल्ट हट्स हैं, जहाँ पर कि प्रॉपरली अच्छे से बनी हुई झोंपड़ियाँ नहीं हैं, उनकी तंग गलियों में, नैरो लेन्स में ले जा रहे हैं। एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑन लैम्प्स, और बिल्कुल जो डार्क हटमेंट्स हैं, यानी जो डार्क अंधेरी कोठरियाँ हैं, जिनमें कि नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग, जिनमें कि जो लैम्प हैं वो टिमटिमा रहे हैं, तो उनकी जो लपट निकल रही है। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ बैठे हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, वो अपने माता पिता के साथ बैठे हुए हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और वो लड़के लड़कियां बैठकर इन गलियों में जो टूटे फूटे घर हैं, पुराने झोपड़ियां हैं, उनमें लड़के और लड़कियां अपने माँ बाप के साथ बैठकर जो टिमटिमाते दिए हैं उनकी लपटों में वो वेल्डिंग कर रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? जो ग्लास के बैंगल्स हैं उनको सर्कल बनाकर जोड़ रहे हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, और अंधेरे में काम करने की इन लोगों को इतनी आदत पड़ गई है कि बाहर की रोशनी की बजाय इनकी आंखें जो डार्कनेस है उसी में एडजस्ट हो गई हैं। That is why they often end up losing their eyesight before they become adult. यही कारण है कि जब वो बड़े होते हैं उसके पहले ही ज़्यादातर की जो आई साइट है वो कम हो जाती है, या वो अपनी आई साइट को, आँखों की रोशनी को खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस। अब सविता वहाँ पर एक यंग लड़की है जो कि ड्रैब यानी फीकी, फेड पिंक ड्रेस पहने हुए है ना, गुलाबी कलर के कपड़े पहने हुए हैं। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन, एक जो बुजुर्ग सी एक उम्र में बड़ी महिला के बगल में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और वो भी क्या कर रही है? कांच के टुकड़ों को की सोल्डरिंग कर रही है, उनकी वेल्डिंग कर रही है, उनको जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ बिल्कुल मैकेनिकली यानी मशीन की तरह चल रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, काश उसे पता होता कि ये जो बैंगल्स हैं उनकी सैंक्टिटी, वो कितनी पवित्र हैं, वो कितनी सेक्रेड हैं, वो कितनी होली हैं, तो उसको बैंगल्स की वेल्डिंग करने में मदद मिलती, यानी उसकी फीलिंग्स उससे जुड़ जाती। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, जो बैंगल्स होती हैं वो एक भारतीय महिला के सुहाग यानी उसकी मैरिज का, उसकी शादी का प्रतीक होती हैं। ऑस्पिशियसनेस, शुभ यानी मंगल का, शुभ मंगल का प्रतीक होती हैं इन मैरिज। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड व्हील। डॉन ऑन यानी उसको समझ में आ जाएगा, एक दिन उसको समझ में आ जाएगा जब उसके सिर पर लाल रंग का घूंघट से सिर कवर होगा, उसका चेहरा कवर होगा। हर हैंड्स डाइड विद हेना, और उसके हाथों में भी लाल रंग की मेहंदी लगी होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाई पर भी लाल चूड़ियाँ आ जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वो एक ब्राइड यानी दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, ठीक उसी तरह से जो बूढ़ी महिला उसके बगल में बैठी है वो भी कभी ब्राइड बनी थी, दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उस महिला के कलाई पर अभी भी चूड़ियाँ हैं।
बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, कोई खुशी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण भी बताते हैं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। एक वक्त वो महिला कहती कि कभी उसने अपने जीवन में शेर भर का मतलब यहाँ पे एक मेजरिंग यूनिट है, उसने कभी भरपेट खाना नहीं खाया। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वो कैसी आवाज में कहती है, जॉय से ड्रेन यानी खुशी से रहित आवाज में कहती है। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरी जिंदगी में कभी भरपेट खाना नहीं खाया। दैट इज़ वॉट शी हैज़ रीप्ड, यही उसने अपने जीवन में रीप यानी प्राप्त किया, गेन किया, रिसीव किया। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, उसके हस्बैंड जो कि वो भी एक बुजुर्ग हैं और उनकी एक बड़ी सी दाढ़ी है लंबी सी, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे कुछ नहीं मालूम चूड़ियों के। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, केवल मैंने अपने जीवन में क्या किया, एक घर बनाया है अपने परिवार को रहने के लिए। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उसकी बात सुनकर किसी को भी आश्चर्य होगा कि उसने if he has achieved what, क्या उसने ऐसी कोई चीज़ प्राप्त की है जो कि बहुत सारे लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। He has a roof over his head, उसके सिर पर उसकी छत है यानी उसका एक घर है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. और हर घर में इस बात की पुकार उठती है, इस बात का दुख है कि चूड़ियाँ बनाने के बिजनेस में भी उन्होंने भर पेट, उन्होंने पर्याप्त खाना नहीं जुटा पाया। The young men echo the lament of their elders, जो यंग मैन हैं यानी जो बच्चे हैं वो भी बुजुर्गों की इसी बात, इसी दुख को इको करते हैं यानी इसी दुख को व्यक्त करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, लेकिन समय के साथ में थोड़ा सा चेंज आया है। मूव यानी चेंज आना। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, ऐसा लगता है फिरोज़ाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल have killed all initiative and the ability to dream. सालों साल माइंड नंबिंग, माइंड यानी दिमाग, मस्तिष्क, नंबिंग यानी बंद कर देना यानी काम करना बंद करना, यानी ऐसा काम करते करते उनके दिमाग कैसे हो गए, उनके दिमागों ने सोचना बंद कर दिया है। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव ने कोई चीज़ नया करना, किसी नए की शुरुआत करने की उनके अंदर बात खत्म हो गई है। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और वो लोग अपनी इस काम में इतने परेशान हो चुके हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में कि उनमें सपना देखने की क्षमता भी खत्म हो गई है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने नौजवान लड़कों के ग्रुप से कहा, मैं कौन, ऑथर है एनिस जंग, कि तुम लोग कोई सोसाइटी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बनाते हो। Who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers, क्योंकि ये लोग विशियस यानी निर्दयी, क्रूर, जो साहूकार होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके एक सर्कल में फंस गए हैं। सर्कल ऑफ मिडलमैन, जो इनसे सामान लेकर हाई प्रॉफिट पर आगे बेच देते हैं। हु ट्रैप्ड देयर, और इन्हीं जो ये मिडलमैन हैं, इन्होंने ही इनके फादर्स और फोर फादर्स को ट्रैप कर दिया है, फंसा दिया है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो वो लोग कहते हैं कि यदि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम लोगों को पुलिस परेशान करेगी। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। ऑथर के ये कहने पर कि आप लोग यानी बैंगल मेकर्स ऑर्गेनाइज्ड क्यों नहीं हो जाते हैं, तो
वो कहते हैं कि यदि हम लोग ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएं तो वी आर द वंस हु विल बी, तो हम लोग वो होंगे जिन्हें की पुलिस हॉल्ड अप, यानी जिनको की पुलिस खींच ले जाएगी, जिनको पकड़ ले जाएगी। बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, उनको मारेगी और ड्रैग टू जेल, जेल में घसीट कर डाल देगी। किस चीज़ के लिए? कि उन्होंने कुछ इलीगल, अगेंस्ट लॉ, गैर कानूनी काम किया है। दे से, वो लोग ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं? जो बैंगल मेकर्स हैं वो ऐसा कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, ऑथर कहती है उनका कोई भी लीडर नहीं है। दैम किसके लिए आया है? जो बैंगल मेकर्स हैं उनके लिए। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि कुछ डिफरेंट वे से सोच सके, चीज़ों को कुछ अलग तरीके से हैंडल करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, जो उनके फादर हैं वो भी उतने ही हार्ड वर्क के कारण थक चुके हैं जितने कि वो। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल, वो लोग, दे किसके लिए आया? बैंगल बेकर्स के लिए, कि वो एंडलेसली, कंटिन्यूअस, जिसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन, वो एक टॉपिक पर बात करते हैं। इन ए स्पायरल, स्पायरल का मतलब होता है सर्कल, गोलाकार, जो गोला होता है, सर्कल होता है, उसका कोई एंड नहीं होता है, तो वो लोग एक ऐसी ही बात करते हैं। क्या कहते हैं? दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी, जो शुरू होती है पावर्टी से, टू अपैथी, और पावर्टी, उनकी जो गरीबी है वो उनमें अपैथी यानी उदासीनता भर देती है, टू ग्रीड, और गरीबी से उनमें लालच आ जाता है, एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय, यानी उनका जीवन, बैंगल मेकर्स का जीवन एक सर्कल में चलता है जो कि स्टार्ट होता है पावर्टी से, फिर उनमें कुछ भी करने के लिए अपैथी यानी उदासीनता आ जाती है, पैसे के लिए लालच आ जाता है, और अन्याय। लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, जब मैंने उनसे बात की और उनको सुना तो मुझे ये समझ में आया कि दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, वर्ल्ड यानी दुनिया है, दो सेपरेट दुनिया है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पावर्टी, एक तो है जो गरीबी के जाल में, वेब यानी जाल में फंसी हुई है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जाति का उन पर जो बोझ है उसमें वो लोग पड़े हुए हैं। स्टिग्मा यानी कलंक, कास्ट का, विच दे आर बोर्न, कौन सी कास्ट? जिसमें कि वो उन्होंने जन्म लिया है। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और जो दूसरा है उनकी दुनिया वो है, एक दुनिया तो कौन सी हुई? गरीबी और बैंगल मेकर जो उनकी कास्ट है उसमें उनका पैदा होना। दूसरा है विशियस यानी क्रूल, निर्दयी, जो सर्कल ऑफ साहूकार, कि जो बैंगल्स बनाते हैं इसके बाद वो साहूकार के चक्कर में पड़ जाते हैं। द मिडल मैन, जो बिचौलिए होते हैं। द पुलिस मैन, पुलिस। द कीपर्स ऑफ लॉ, जो कानून के रखवाले होते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, जो नौकरशाही है। एंड द पॉलिटिशियन, राजनेता। यानी जब वो अपना बैंगल मेकिंग का काम करते हैं तो इस काम के दौरान वो कहीं पर साहूकार, कहीं मिडल मैन, कहीं पुलिस मैन, कहीं पर कोई लॉ का जो सपोर्ट करता है वो, कहीं ब्यूरोक्रेट और कहीं पॉलिटिशियन के चक्कर में पड़ जाते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, इसके साथ उन्होंने बच्चों पर, जो उनके बच्चे हैं उन पर बैगेज, बैगेज यानी बोझ, इम्पोज यानी लाद दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और वो बोझ कितना है जिसको कि वो बच्चा पुट डाउन यानी टॉलरेट नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, इसके पहले कि वो कुछ समझ पाए वो इस बोझ को अपने पिता की तरह ही अपने जीवन में स्वीकार कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इसके अलावा उनका जो जीवन है उसके अलावा कुछ करना यानी डेयर, हिम्मत करना, साहस करना है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और बच्चे के जीवन में डेयरिंग, उनके विकास में, बैंगल मेकर्स के बच्चों के जीवन के विकास में डेयरिंग कोई पार्ट नहीं है, यानी उनके जीवन का पार्ट
हिस्सा या साहस या हिम्मत नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. जब मुझको लगता है कि मुकेश में थोड़ा सा डेयर है, हिम्मत है, साहस है, किस बात का? अपनी ट्रेडिशंस को तोड़ने का, तो मुझे खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैराज एंड लर्न। वो किसी गैरेज यानी जहाँ पर कि जो मोटर हैं वो रिपेयर होती हैं, वो कहता है मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ पर सीखूँगा। बट द गैराज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन जो गैराज है वो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं पैदल जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? तो मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखते हो? ही सडनली साइलेंट। अचानक से वो खामोश हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेरिंग एट द ग्राउंड। और ज़मीन की ओर स्टेयर यानी घूर कर देखने लगता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बरेसमेंट दैट ही हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। और थोड़ा सा वो मरमर यानी बुदबुदाता सा है, धीमे धीमे बोलता है और ऐसा लगता है कि वो काफ़ी एम्बेरस यानी वो उसको झेंप आती है, उसको वो शर्मा जाता है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। लेकिन वो अपने कार के सपने में ही कंटेंट यानी सेटिस्फाई है। ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। जो कि वो अपने टाउन, अपने जो उसका शहर है, कस्बा है, दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। जो कि वो अपने टाउन यानी फिरोज़ाबाद में हर्टलिंग डाउन, जिन कारों को वो चारों तरफ घूमते हुए देखता है, वो उसी सपने में कंटेंट है, सेटिस्फाई है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। और फिरोज़ाबाद के ऊपर कुछ हवाई जहाज़ भी उड़ते रहते हैं।